यूरोप में अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस यूरोप को अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था, आज वही यूरोप अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। हजारों लोग, पोस्टर्स, गुस्से में नारे और हर जगह एक ही लाइन, यान्की गो होम, जिसका मतलब होता है अमेरिका गो होम। तो इस तरीके के नारे हमें नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सवाल ये है कि क्यों हो रहे हैं। अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके अपने साथी आज उसके खिलाफ खड़े हो गए। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये इशारा है बदलती हुई ग्लोबल पावर का, बदलती हुई ग्लोबल पावर का, जहां दोस्त भी अब सवालों के घेरे में हैं। दोस्तों, अमेरिका जो है ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूरोप, ग्रीनलैंड जो है यूरोप के अंडर में आता है, यानी कि डेनमार्क का एक क्षेत्र है। तो इसी वजह से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यूक्रेन से लेकर मिडल ईस्ट तक पॉलिसी, जंग और दबाव। क्या अमेरिका की दादागिरी वाला रोल अब यूरोप को मंजूर नहीं है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटेस्ट की असली वजह क्या है, यान्की गो होम का असली मतलब क्या है, और क्या ये अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड बिना लड़े नहीं छोड़ेंगे, ग्रीनलैंड की सड़कों पे उतरे लोग। ट्रंप की धमकी पर भड़के मैक्रो। तो इमैनुअल मैक्रो जो है वो फ्रांस के हैं प्रेसिडेंट, और ये काफी भड़क गए ट्रंप की धमकी पर। और ग्रीनलैंड को बिना लड़े नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि ट्रंप जो है पहले उन्होंने खरीदने की बातचीत रखी थी, लेकिन अब जो है वो उसे अपनी पावर के थ्रू लेना चाहते हैं। दोस्तों, असर अक्सर ना ट्रंप अपनी पावर का दिखावा हर जगह कर रहे हैं, और इसके साथ ही इसी वजह से ग्रीनलैंड में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, यूरोप में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस तरीके से हमें न्यूज देखने को मिलती है, और इसमें जो भी डिस्कस किया जाएगा ये सभी न्यूज पे बेस्ड होगा। यान्की गो होम, ग्रीनलैंडर्स प्रोटेस्ट ट्रंप टेक ओवर प्लान्स। ट्रंप ग्रीनलैंड डिमांड्स स्पार्क प्रोटेस्ट रैलीज अक्रॉस डेनमार्क। तो डेनमार्क में, ग्रीनलैंड में हर जगह इस तरीके के हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। ग्रीनलैंड विवाद आखिरकार है क्या? अमेरिका यूरोप तनाव क्या है? इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है? ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क का ऑटोनोमस क्षेत्र है, और ये रणनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रशिया का जो क्षेत्र है वो भी आर्कटिक में आता है, और आर्कटिक ग्रीनलैंड जो है वो भी आर्कटिक क्षेत्र में आता है। तो इसी वजह से रशिया के ऊपर नजर रखी जा सकती है, और इसके साथ ही ट्रंप का यहाँ उद्देश्य ध्रुव पर कब्जा करना है, उत्तरी ध्रुव पर कब्जा करना है। ग्रीनलैंड में प्राकृतिक संसाधन भी काफी देखने को मिलते हैं, और शायद इसी वजह से ट्रंप को जो है उसका ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि हमने इससे पहले देखा कि कैसे ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वहां के प्रेसिडेंट को जो है बंदी बना लिया, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूएसए विल रन वेनेजुएला, मतलब वेनेजुएला जो है वो अब यूएसए चलाएगा, क्योंकि यूएसए में, वेनेजुएला में जो है तेल के काफी ज्यादा भंडार हैं। तेल का सबसे बड़ा भंडारक है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडारक है वेनेजुएला। इसी वजह से उन्होंने, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर जो है अटैक्स किए। लेकिन अब इनका टारगेट जो है शिफ्ट हुआ है डेनमार्क के ग्रीनलैंड की तरफ। तो इसी वजह से ये लोग अब ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। सैन्य एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी इसका काफी महत्व है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में ही पड़ता है। आर्कटिक क्षेत्र में उसका रशिया का काफी हिस्सा आ जाता है, और ग्रीनलैंड का भी हिस्सा आता है। तो रशिया के ऊपर नजर रखने के लिए, या फिर अगर ग्रीनलैंड के अंदर ही अपना कोई, मतलब इस तरीके से करते हैं कि अपनी कोई मिसाइल्स वगैरह बनाते हैं, या अपनी सैन्य शक्ति को यहाँ पे तैनात करते हैं, तो उससे, उसकी वजह से रशिया के ऊपर ये काफी अच्छे से नजर रख पाएंगे, और अगर रशिया कोई भी एक्शन लेता है तो इन्हें पास में से एक्शन लेना इजी हो जाएगा। तो शायद ये इसका रणनीतिक रूप से इसी तरीके से यूज करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इसका रीजन दिया है राष्ट्रीय सुरक्षा। ट्रंप का कहना है कि डेनमार्क उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चाहिए, और इसके साथ ही इन्होंने पहले इसे खरीदने की बातचीत रखी, लेकिन डेनमार्क जो है इसे बेचना नहीं चाहता है। इसी वजह से अमेरिका ने अब इसे कब्जा करने की सोची है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन तब डेनमार्क ने इसे देने से मना कर दिया। तो अब इन्होंने कब्जा करने की सोची है।
अभी घटनाक्रम क्या चल रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग को दोहराया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो देश अमेरिका की इस योजना का समर्थन नहीं करेगा, उस पर टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगाया जाएगा। तो बेसिकली ये ट्रंप का सबसे बड़ा हथियार है कि जब कोई देश ट्रंप का यानी कि अमेरिका का साथ नहीं देता है, अमेरिका की किसी योजना का, किसी प्लान का समर्थन नहीं करता है, तो उसके ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी दी जाती है। जैसा कि भारत को धमकी दी गई कि अगर वो रशिया से तेल खरीदेगा तो उसके ऊपर 50% टैरिफ, 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा। अगर कोई ईरान के साथ व्यापार करता है या उन्हें कुछ समर्थन देता है तो उसके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रंप का बहुत बड़ा हथियार है जिसे वो हर देश के लिए यूज करता है। इसे अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता बताया है। उन्हें इतने सालों से कभी इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन अचानक अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता जाग चुकी है कि उन्हें अब ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड में जन आंदोलन। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। उनके नारे हैं कि ग्रीनलैंड जो है बेचने के लिए तो नहीं है, क्योंकि पहले उसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो फिर से इसे पाना चाहते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि ग्रीनलैंड खरीदने के लिए नहीं है, क्योंकि वो ट्रंप के अंडर, अमेरिका के अंडर नहीं आना चाहते। बिना लड़े ग्रीनलैंड नहीं छोड़ेंगे। अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड को हासिल करना है तो उनके साथ लड़ाई करनी होगी, ये उनका कहना है कि वो बिना लड़े ग्रीनलैंड को छोड़ने वाले नहीं है। तो इस तरीके से काफी जोशपूर्ण तरीके से हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च निकाला है और इसके साथ ही राजधानी की लगभग एक तिहाई आबादी ने इसमें भाग लिया है। मतलब बहुत बड़े नंबर पर लोगों ने इसमें भाग लिया है। इस विरोध में उन्होंने प्रदर्शन में भाग लिया है। यानी गो होम के नारे जो हैं दिए जा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अमेरिका वापिस लौट जाओ, अमेरिका गो होम, इस तरीके से नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उन्हें अब ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी हालत में। डेनमार्क में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। डेनमार्क के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कोपेनहेगन में, आरहुस में, ओलबर्ग में, ओडेंस में, इस तरीके से इन शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोपेनहेगन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सिटी हॉल स्क्वायर पर एकत्रित होकर हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड जैसे नारे लगाए हैं। तो इससे बेसिकली जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे भी इस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं डेनमार्क के शहरों में। इस प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? ग्रीनलैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था और मानवाधिकारों की रक्षा करना इस प्रदर्शन का उद्देश्य है। उनका मानना है कि ग्रीनलैंड जो है हमेशा से उधर रहा है उनका, तो अभी इसी वजह से वो ग्रीनलैंड को उसे नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप जो है अपनी जिद पर अड़े हैं, उन्हें खरीदना चाहते हैं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ऐसा उन्होंने बयान में कहा है। लेकिन उनका असली उद्देश्य है तो ग्रीनलैंड के जो रिसोर्सेज हैं वो हैं, उसकी जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है, उसकी जो आर्कटिक में, उत्तरी ध्रुव में स्थिति है, वो इसको, ट्रंप को आकर्षित करती है ग्रीनलैंड के लिए। इसके ऊपर फ्रांस की क्या प्रतिक्रिया है? फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यदि टैरिफ लगाए तो यूरोप एकजुट प्रतिक्रिया देगा, यानी कि अब जो है यूरोपियन यूनियन साथ में खड़ा रहेगा। इसीलिए उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। उनके बयान में आया है कि यूरोप की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं कर सकता है। मतलब अब यूरोप एक साथ खड़ा है और अगर उनके किसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जाता है तो वो लोग एक साथ आके खड़ेंगे। कोई भी बाहरी आकर डेनमार्क के ग्रीनलैंड के ऊपर किसी प्रकार की कब्जा नहीं कर सकता, ना ही उन्हें इस तरीके की धमकियों से डरा सकता है कि उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस तरीके की धमकियां अब काम नहीं करेगी। न यूक्रेन में और न ग्रीनलैंड में किसी भी प्रकार की धमकी स्वीकार्य नहीं है। मतलब कि अब यूक्रेन में भी अगर कोई धमकी दी जाती है, ग्रीनलैंड में दी जाती है, तो वो किसी को भी स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे ट्रंप जो है यूक्रेन की काफी साइड लेते हैं। उन्होंने इसी वजह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध को रुकवाने का काफी कोशिश की है। इसके साथ ही यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई किए हैं। तो इसी वजह से उन्होंने कहा है कि अब यूरोप की जो स्वायत्ता है, यूरोप की स्वतंत्रता है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इमैनुअल मैक्रो के काफी कठोर शब्दों में बयान आए हैं। ब्रिटेन की प्रतिक्रिया इसके ऊपर क्या रही है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ धमकी को उन्होंने अनुचित बताया है, क्योंकि अमेरिका जो है अब हर किसी छोटी छोटी बात पे टैरिफ की धमकी का यूज करते हैं कि 100% टैरिफ लगेगा, 50% लगेगा, 500% लगेगा। इवन अब सभी कंट्रीज जो है वो इस धमकी से परेशान हो चुकी हैं और इसीलिए उन्होंने इसे अनुचित भी बताया है कि इस तरीके की धमकी देना अब सही नहीं है। स्पष्ट किया है कि नाटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाना गलत है, क्योंकि यूरोप की ऑलमोस्ट कंट्रीज जो है नाटो में शामिल हैं और
नाटो के ऊपर टैरिफ लगाना स्पष्ट किया है ब्रिटेन ने कि गलत है, बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आप अपने जो ग्रुप हैं उसके ऊपर ही टैरिफ लगा रही हो। ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार केवल ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क को है। अब क्योंकि डेनमार्क का वो ऑटोनोमस एरिया है, ऑटोनोमस क्षेत्र है, तो उसके ऊपर कोई भी नियम कानून बनाने का, उसके फ्यूचर डिसाइड करने का अधिकार ग्रीनलैंड के लोगों को है और डेनमार्क को है। और वैसे भी कोई क्षेत्र है, कोई स्वायत्त क्षेत्र है, उसके ऊपर जिसका अधिकार है उसी का रहेगा। जब ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका अमेरिका का कब्जा ग्रीनलैंड पर नहीं चाहते हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका क्या ही फायदा रहेगा कब्जा करने का। अगर कल को डेनमार्क के ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका का कब्जा हो भी गया, उन्होंने इसे या फिर खरीद भी लिया, तो भी ग्रीनलैंड के लोग जो है इसे कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब इस चेंज को वो सहन नहीं करेंगे, या तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे या फिर कुछ अलग होगा। तो इस तरीके से ब्रिटेन के उन्होंने कहा है कि ग्रीनलैंड के लोग और डेनमार्क को है उनका भविष्य तय करने का अधिकार, कोई और उनका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन का क्या कहना है? यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने की है। उनका बयान है कि ऐसे टैरिफ ट्रांस अटलांटिक संबंधों को कमजोर करेंगे। मतलब कि अटलांटिक के जो, जैसे इधर अमेरिका रह जाता है, अमेरिका और कनाडा, और इधर यूरोप रह जाता है, तो इस तरीके से ट्रांस अटलांटिक संबंधों को, यानी कि यूरोप और अमेरिका के संबंधों को कमजोर करेंगे। हमें वैश्विक आर्थिक जो स्थिरता है उसको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि अस्थिरता को। तो इस तरीके के अगर कोई नियम कानून बनाए जाते हैं, टैरिफ की धमकी दी जाती है, किसी क्षेत्र के ऊपर कब्जा किया जाता है, तो ये आर्थिक अस्थिरता को बढ़ावा देंगे। लेकिन विश्व में शांति बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए यूरोपीय आयोग के यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने साफ साफ कह दिया कमीशन ने कि इसी तरीके के जो नियम कानून है, इस तरीके के टैरिफ की धमकी देना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे इनके संबंध ही कमजोर होंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। यूरोपियन यूनियन ने इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलाने की घोषणा की है। मतलब कि अब यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो सब शामिल होंगी, बैठक करेंगी और तय करेंगी कि अब क्या करना है अमेरिका की इस गतिविधियों का। और दोहराया है कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांत है। किसी भी देश की संप्रभुता और जो क्षेत्रीय अखंडता है, यानी कि जैसा कि अभी यूरोप के सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, सब देश, इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए, तो यूरोपियन यूनियन मीटिंग करेगा। तो इस तरीके से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांत हैं। अमेरिका यूरोप संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे की कमी हो जाएगी, और जो नाटो है, नाटो के अंदर भी सहयोग कम हो सकता है। नाटो एकता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। मतलब जो नाटो आज तक सबसे शक्तिशाली माना जाता था, इनका जो आर्टिकल 5 है इसमें लिखा गया कि अगर एक देश के ऊपर अटैक होता है तो सभी के ऊपर हमला माना जाएगा। तो इनका जो ये सहयोग है, ये विश्वास, ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और नाटो जो है वीक हो जाएगा काफी पहले से। तो इस तरीके से फिर बाहरी शक्तियों को भी मौका मिल सकता है। तो इसलिए अमेरिका और यूरोप के संबंधों में काफी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ग्रीनलैंड का मुद्दा लोकतंत्र बनाम शक्ति राजनीति का प्रतीक बनता जा रहा है। मतलब एक देश जो है वो लोकतंत्र चाहता है, अपने क्षेत्र में अपना अधिकार चाहता है, लेकिन दूसरा जो, यानी कि अमेरिका है, वो शक्ति राजनीति पर भरोसा करता है। अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन करके वेनेजुएला के ऊपर अधिकार किया, लेकिन अब इस तरीके के हाल हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन करके ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहती हैं। यूरोपीय देशों द्वारा ग्रीनलैंड में सीमित संख्या में सैनिकों की तैनाती की जा रही है। मतलब यूरोपीय देशों द्वारा सीमित संख्या में तैनाती की जाती है, और इस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से अमेरिका अपनी पावर का यूज करके ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहता है, लेकिन वो डेनमार्क का हिस्सा है। इसके लिए पूरा यूरोपियन यूनियन और जो यूरोप के सभी कंट्रीज हैं, उनमें हमें काफी एकता देखने को मिल रही है कि वो सब लोग अब साथ आ गए हैं, और एक मीटिंग भी करेंगे जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन लिया जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यूरोप की सभी कंट्रीज साथ हैं, और ये मुद्दा कहीं यूरोप और अमेरिका ना हो जाए। ग्रीनलैंड विवाद केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा विषय है। यह प्रकरण आने वाले समय में अमेरिका यूरोप संबंधों को प्रभावित करेगा, आर्कटिक राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है। आर्कटिक क्षेत्र इससे काफी ज्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही इसका साफ साफ उद्देश्य यही है कि आर्कटिक क्षेत्र में रशिया की स्थिति है, आर्कटिक में ग्रीनलैंड की स्थिति है। अगर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा हो जाता है तो रशिया के ऊपर निगरानी रखना आसान हो जाएगा, रशिया के एक्शंस के ऊपर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से इनके कुछ हिडन उद्देश्य भी सामने आते हैं।
लेकिन दोस्तों इस तरीके की परिस्थितियां शक्ति प्रदर्शन करके किसी के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करना सभी नियमों के खिलाफ है। किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं? ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व क्या है? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो आर्कटिक क्षेत्र में है और आर्कटिक क्षेत्र के अंदर जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर कब्जा करना। अमेरिका यूरोप संबंधों में ग्रीनलैंड विवाद की भूमिका का क्या विश्लेषण है वो करेंगे हम। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के संदर्भ में ग्रीनलैंड विवाद पर चर्चा की। संप्रभुता जरूरी है और क्षेत्रीय अखंडता किस प्रकार दिखाई जा रही है यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा ग्रीनलैंड के विवाद को लेकर। आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का प्रभाव क्या होगा। भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हमें साफ साफ नजर आ रही है, जहां ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिक रूप में, रणनीतिक रूप में और संसाधनों के लिए यूज किया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये थी हमारी आज की खबर। आज यूरोप में सड़कों पर गूंज रहा है यान्की गो होम। तो ये नारा हमें सड़कों पर दिखाई देता है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि अमेरिका के लिए एक चेतावनी बन चुका है। ये प्रोटेस्ट बताते हैं कि जो इस तरीके की दोस्ती होती है वो ज्यादा देर नहीं चलती है। जब भी सवाल उठते हैं तो ताकत भी कमजोर दिखने लगती है। शायद अब दुनिया एक ही सुपर पावर के नीचे नहीं जीना चाहता। मतलब अमेरिका जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड चाहता है, मतलब एक ध्रुवीय दुनिया चाहता है जिसके अंदर अमेरिका ही सुपर पावर हो। लेकिन विश्व को अब ऐसी कोई दुनिया मंजूर नहीं है जिसमें केवल एक पावर हो। शायद अब हर देश अपनी आवाज उठाना खुद जानता है। अभी देशों को जो है अपने अधिकारों का पता चल गया है दोस्तों। इसलिए अब को किसी भी देश के ऊपर अमेरिका कोई एक्शन लेता है वो देश अपनी संप्रभुता को लेकर और अपने डिसीजंस को लेकर आवाज उठाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका के प्रभाव का अंत अब हो जाएगा? मतलब क्या यूरोपियन यूनियन ऐसा कोई डिसीजन लेगी जिसकी वजह से अमेरिका का जो इतना प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट में आप जरूर बताइए कि अमेरिका अब भी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है या फिर जो यूरोपियन यूनियन है वो एकजुट होकर कोई बैठक करके इस तरीके के प्रभाव को खत्म करेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाला वक्त और भी चुकाने वाला होगा और हम देखेंगे कि कैसे अब यूरोपियन यूनियन क्या एक्शन लेती है, यूरोपियन कंट्रीज क्या एक्शन लेती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।